हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज। फास्ट ट्रैक टू 50 एक ऐसी सीरीज जहां पर आपको 25 क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर सिलेबस करवाए जा रहे हैं और 50 प्लस मार्क्स का एम लेकर हम लोग चल रहे हैं। 25 क्लासेस एंड 50 प्लस मार्क्स का एम, यानी इस सीरीज के थ्रू आप डबल बेनिफिट क्लेम कर कर चल रहे हैं, राइट। तो अगर आप इस सीरीज के कंटेंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, सो देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स इजीली स्कोर अप कर पाएंगे। सो आज हमारा एएफएम में लेक्चर नंबर 23 है। द टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एड्यूटैप हैज लॉन्च्ड अ फ्यू कोर्सेज टू एक्सेलरेट योर एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है जहां पर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। आपको चारों मॉड्यूल्स की रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर बैंकर्स द कैप्सूल कोर्स में मिल जाएंगी, राइट। और अगर आप लाइव बेसिस पर पढ़ना चाहते हो, लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करते हुए, डाउट्स क्लियर करते हुए अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो, तो आप उसके लिए हमारे सुपर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। विद इन 24 कंसेप्ट क्लासेस आपका कंप्लीट जेआईबी का सिलेबस जो है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। एंड देयर कम्स देन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है एंड दे वांट टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज नाउ, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज विजिट द वेबसाइट, और हम इस लेक्चर के एंड में इन कोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे आप इन कोर्स में एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या इन कोर्स के डिटेल्ड फीचर्स हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स से। सबसे पहले इनकम टैक्स के बेसिक्स की बात करते हैं, तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल होनी चाहिए, यानी एक पर्सन जो मनी अर्न कर रहा है इंडिया में, है ना, तो उसको इनकम टैक्स पे करना है ऑन द मनी ही इज अर्निंग, ऑन द इनकम ही इज अर्निंग, ठीक है। तो जितनी अगर आप ज़्यादा इनकम अर्न करोगे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, राइट। जैसे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स लेती है ना। जो इनकम अर्नर्स हैं उनसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और उस टैक्स का गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को लोगों की भलाई, लोगों की वेलफेयर के ऊपर खर्च कर कर चलती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। जब भी आपको इनकम टैक्स भरना है तो उसके लिए आपके पास एक पैन नंबर होना बहुत जरूरी है। पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है जो कि आईटी डिपार्टमेंट ने, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इशू करते हैं। आपके पास भी पैन नंबर होगा। जो आपका पैन नंबर है उसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स का एक मिक्सचर जो है दैट इज फॉलोड, ठीक है। पैन को आधार के साथ लिंक करवाना मैंडेटरी है। जब भी आपके पास पैन नंबर आएगा, आपको पैन नंबर को अपने आधार नंबर के साथ इसको लिंक करवाना पड़ेगा, और आपका पैन नंबर कभी भी बदलेगा नहीं, है ना। जैसे आधार नंबर आपका सेम रहता है, अगर आपका नाम या एड्रेस में आप कुछ चेंजेस लेकर आते हो तो जो नंबर है, डिजिट्स जो है वो सेम रहते हैं। ऐसे ही जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, पैन नंबर, वो आपका सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। इवन इफ आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, आपकी स्टेट चेंज हो जाती है, आपका नाम चेंज हो जाता है, क्लियर। तो पैन नंबर होना बहुत ही जरूरी है। देन कोई भी पर्सन जो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है, चाहे कोई एनआरआई ही क्यों ना हो, चाहे कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन ही क्यों ना हो, बट अगर वो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है तो उसको उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स रूल्स 1962 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। हर साल एक फाइनेंस बजट आता है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कंट्री के, दे इशू अ फाइनेंस बजट एवरी ईयर, और जो फाइनेंस बजट आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में जो भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। टैक्स स्लैब्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, फाइनेंस बजट की हेल्प से ही मिलती है, राइट। देन टीडीएस की बात कर लेते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर कोई कंपनी किसी पर्सन को पेमेंट कर रही है, जैसे कि सैलरी की, इंटरेस्ट की, कमीशन, ब्रोकरेज, डिविडेंड की, प्रोफेशनल फीस या रॉयल्टी की, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा अगर उसकी पेमेंट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चली जाती है। अगर एक जो पेमेंट की लिमिट है वो उनकी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चली जाती है तो उनको उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कंपनी आपको सैलरी दे रही है तो आपकी वो सैलरी के ऊपर टीडीएस काट कर गवर्नमेंट को पे अप कर देगी। सैलरी, आपकी सैलरी में से टीडीएस को काटा जाएगा। अब टीडीएस अगर आप मान लो बाद में
जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप टैक्सेबल लिमिट में फॉल अगर नहीं कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको रिफंड आ जाएगा अगर आपने एक्स्ट्रा टीडीएस पे कर दिया है। जो भी डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करेगा उसके पास एक टैन नंबर का होना यानी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर का होना बहुत जरूरी है। देन टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस कब कलेक्ट होगा, जब सेलर कोई भी आइटम सेल करेगा टू द बायर तो सेल के टाइम पर ही सेल वैल्यू के साथ टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा। सेक्शन 206C कहता है कि सेलर जो है उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। कुछ कैटेगरीज ऑफ गुड्स हैं जिसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा और परसेंटेज ऑफ टीसीएस जो है वो सेलर किससे लेगा, बायर से लेकर चलेगा। तो अल्टीमेट बर्डन टीसीएस का किसके ऊपर आ रहा है, बायर के ऊपर आ रहा है। और अगर सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया है लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक गवर्नमेंट को नहीं किया है तो हर महीने 1% जो है वो उसको इंटरेस्ट अपनी लेट पेमेंट के ऊपर देना पड़ेगा। हर टीसीएस कलेक्टर को टीसीएस रिटर्न फाइल अप करनी पड़ती है क्वार्टरली बेसिस पर और एक टीसीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ता है। सभी डीलर्स जो है उनको जीएसटी के साथ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है आप इसको पढ़ सकते हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको टीसीएस से एग्जाम्पशन मिली हुई है। वन इज द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, सेकंड वन आर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन आर द एम्बेसीज। इनको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। टैक्स पेयर्स को क्लासिफाई किया गया। टैक्स पेयर्स जो हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमने अलग अलग कैटेगरी में टैक्स पेयर्स को डिवाइड किया और अलग अलग कैटेगरी में डिवीजन का जो पर्पस है वो टैक्स के लिए ही है कि इनके ऊपर अलग तरीके से जो टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा। तो इंडिविजुअल्स में नेचुरल ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, जैसे आप जैसे मैं, हम लोग एक ह्यूमन बींग है तो ये क्या होंगे, हमारे लिए इंडिविजुअल्स होंगे। इसमें अनसाउंड माइंड के पर्संस भी इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट आर द पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप जो है उसको इनकम टैक्स एक्ट की नज़रों में और जीएसटी की नज़रों में एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। तो पार्टनरशिप और एलएलपीज के ऊपर अलग से टैक्स रेट जो है वो लगाया जाएगा। देन कम्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा बिजनेस जहां पर हिंदू फैमिलीज जो है, हिंदू फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वहां पर अनमैरिड जो डॉटर्स हैं, वाइफ्स हैं, वो भी इस बिजनेस की क्या रहेंगी, मेंबर रहेंगी। इनके ऊपर इनकम टैक्स अलग तरीके से चार्ज होकर चलेगा। जो इसका कर्ता होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली है नोन एज द कर्ता, उसके ऊपर इंडिविजुअल के हिसाब से टैक्स जो है वो लगेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जैसे कि हमने पहले भी बात की है, यहाँ पर जैन्स, सिख्स, बुद्धिस्ट भी इंक्लूड है, सिर्फ हिंदूज ही यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। देन एओपीज एंड बीओआईज ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कॉमन किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इनकॉर्पोरेट किए हैं, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा ये भी डिमोलिश कर दी जाती हैं। तो इनके ऊपर भी अलग से टैक्स प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। इनकम टैक्स में हर साल इनके ऊपर अलग से टैक्स रेट जो है वो बताया जाता है कितना लगेगा। देन कंपनीज, चाहे कोई कंपनी इंडियन कंपनी हो यानी डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, दोनों ही कंपनीज को टैक्स, अगर इंडिया में इनकम अर्न कर रही है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको कंपैरेटिवली कम टैक्स पे करना पड़ता है रैदर देन द फॉरेन कंपनीज। दोनों के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट आर द आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। ये ऐसे पर्सन्स हैं जो किसी भी कैटेगरी में, इन 5 कैटेगरीज में अगर फॉल नहीं करते, दे आर कंसिडर्ड अंडर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। न्यू टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं तो फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू, फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 115 BAC। इस सेक्शन में क्या बोला गया कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको हम ऑप्शन दे देते हैं कि वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर रहना चाहता है या फिर वो नए कंसेशनल रेट्स को अडॉप्ट करना चाहता है। इट इज हिज चॉइस। ठीक है, ये जो चॉइस दी गई यहाँ पर क्या था, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स में आप डिडक्शंस वगैरह ले सकते हो, बट जैसे ही अगर आप न्यू कंसेशनल टैक्स रेट्स को फॉलो करने की तरफ जाते हो यानी न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहते हो तो आपको एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को भूलना पड़ेगा। अब आपको रिड्यूस्ड बेस्ड पर वैसे ही कंसेशन आपको मिल रहा है टैक्स रेट्स में, तो आपको फिर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
एक अमेंडमेंट आई थी 2019 में, जहां पर 115 BAA में ऐसा कुछ मेंशन किया गया कि कॉर्पोरेट टैक्स जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन्हें कम पे करना पड़ेगा रादर देन द फॉरेन कंपनीज। देन आईटी रिटर्न फाइल करने की अगर मैं बात करूं तो कोई भी रेजिडेंट जो इंडिया का, कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है या इवन जो नॉन रेजिडेंट है, अगर उनकी ग्रॉस टोटल इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाती है तो उनको आईटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहता है, उसने पहले एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है और अब वो इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। कोई भी रेजिडेंट जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी आउटसाइड इंडियन एंटिटी में है, वो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। और कोई कंपनी, चाहे उसको इनकम अर्न हुई है चाहे लॉस अर्न हुआ है, उसके लिए इनकम टैक्स भरना मैंडेटरी है। अगर रिटर्न फर्निश करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी अपने रिटर्न में, आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखी है, कोई ओमिशन हो गया या कोई गलत चीज आपने लिख दी है, तो आपके पास एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। वैसे रिटर्न सारी की सारी ई फाइल होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाती है, बट अगर आप 80 ईयर्स से ऊपर की एज के हो तो आप पेपर रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। आईटी रिटर्न्स को लेकर कुछ एप्लीकेबल फॉर्म्स जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग टैक्स पेयर्स अलग अलग टाइप के फॉर्म्स जो हैं उनको फिल करते हैं। आपने किस तरीके की इनकम अर्न की है, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स आप किस आईटी फॉर्म के अंदर रिटर्न फाइल करेंगे। तो असेसमेंट ईयर, जो करंट असेसमेंट ईयर है, उसके लिए 1 to 7 ITRs जो है वो प्रिस्क्राइब की गई हैं बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो फॉर्म ITR 1 उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख से कम है। इनकी इनकम सैलरी या पेंशन से होनी चाहिए, एक हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए या कोई अदर सोर्स की इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इनकी इनकम कोई होती है या इनकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर चली जाती है, तो इनको फिर फॉर्म ITR 2 भरना पड़ेगा। देन ITR 3 उन लोगों के लिए है जिनके पास सारी इनकम्स ऑफ ITR 2 है और साथ ही साथ बिजनेस प्रोफेशन की भी कोई इनकम इनको अर्न हो रही है। ITR 4 उनके लिए है जिन जो प्रिजम्पटिव बिजनेस कर रहे हैं, 44AD 44ADA एंड 44AE वाले ITR 4 भरेंगे। ITR 5 फर्म्स LLP AOP BOIs के लिए है। जो कंपनीज एग्जाम्पशन क्लेम कर रही हैं अंडर सेक्शन 11, वो ITR 6 भरेंगी, और जो कंपनीज क्लेम नहीं कर रही वो ITR 6 भरेंगी, जो क्लेम कर रही हैं वो ITR 7 भरकर चलेंगे। असेसमेंट, रिफंड और रिकवरी की बात कर लेते हैं। देखिए, आपने रिटर्न फाइल कर दी तो वहीं पर प्रोसेस खत्म नहीं होता है ना। आपने अपने हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की और आपने अपनी रिटर्न सबमिट कर दी। अब आईटी डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम करेगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसे वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हुए, टैक्स पेबल जो आपने टैक्स दिया है उसको कैलकुलेट करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो आपको रिफंड आ जाएगा। अगर आपने पैसे कम दिए हैं तो आपसे रिकवरी कर ली जाएगी। अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी लग रही है या किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में वो डिटेल जानना चाहते हैं, तो वो आपसे नोटिस भी मांग सकते हैं। आपको एक नोटिस आ जाएगा ताकि आपको क्लैरिफिकेशंस वगैरह जो है वो सर्टेन आइटम्स के रिगार्डिंग आपको करनी पड़ेगी। देन कम्स डेफर्ड टैक्स। देखिए, डेफर्ड टैक्स तब आपका आता है जब आपकी टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम में डिफरेंस होता है। अभी डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाई जाती है। अकाउंटिंग इनकम जो है उसकी कैलकुलेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से होती है। वहीं जो टैक्सेबल इनकम है इसकी कैलकुलेशन टैक्स लॉज के हिसाब से होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ जाता है। तो इन डिफरेंस को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, वन आर परमानेंट डिफरेंसेस एंड द सेकेंड वन आर द टाइमिंग और टेम्परेरी डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंसेस ऐसे डिफरेंसेस होंगे जहां पर कोई आइटम, मान लो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो इंक्लूड कर दी, बट वो टैक्सेबल प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो सकती कभी भी। या फिर कोई इनकम टैक्सेबल प्रॉफिट का पार्ट है, कोई आइटम टैक्सेबल प्रॉफिट का पार्ट है, बट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में कभी भी हम उसे इंक्लूड कर कर नहीं चलते। तो ये डिफरेंस कभी भी मैच नहीं होगा। दीज आर द परमानेंट डिफरेंसेस। वेयर एज कई बार क्या होता है कि कोई आइटम ऐसी है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसको अकाउंटिंग
तो कह रही है कि आप उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दो इसी साल। बट जो हमारे टैक्स लॉज हैं वो उसके बारे में मान लीजिए कह रहे हैं कि आप उसको ना पार्शियल बेसिस पर रिकॉर्ड करो, आधी फर्स्ट ईयर में आधी सेकेंड ईयर में। क्लियर? तो उसकी वजह से इस साल मेरी टैक्सेबल इनकम या मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, है ना। मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे बट मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कम है। बट अगले साल क्या होगा, अगले साल मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे, मतलब वाइसा वर्सा की सिचुएशन हो सकती है। तो कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो अभी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे बट आने वाले टाइम में हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर कर चल सकते हैं इन द अकाउंटिंग और इन द टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम। तो दोज डिफरेंसेस आर नोन एज टेम्परेरी डिफरेंसेस। ये सेट ऑफ अपने आप हो जाएंगे इन 1 और 2 अकाउंटिंग ईयर्स। क्लियर? तो परमानेंट डिफरेंसेस एक पीरियड में आएंगे लेकिन कभी रिवर्स नहीं होंगे, और टाइमिंग डिफरेंसेस एक पीरियड में आएंगे और अगले पीरियड में रिवर्स हो जाएंगे। तो डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसकी वजह से जो है ओरिजिनेट होती है। जैसे कि डेफर्ड टैक्स एसेट कब होगी, अगर आपका जो आपकी अकाउंटिंग इनकम है और टैक्सेबल इनकम है, दो ही तो चीजें हैं हमारे पास, है ना। तो इस एग्जांपल से समझते हैं क्या लिखा है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट 10 लाख की करनी थी, बैंक को कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट है 10 लाख रुपए की करंट ईयर में। टैक्स लॉ कहता है कि आप इस 10 लाख को जो है डिडक्शन की तरह क्लेम नहीं कर सकते इवन इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, जब तक इसको बैंक में एक्चुअली पे नहीं कर दोगे। तो यानी मेरी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर क्या हो गई है, मेरी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर कम हो गई है देन द अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग रूल्स तो कह रहे हैं कि इसको 10 लाख को आज ही ड्यू करके चलो क्योंकि ये इसी पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मेरी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा आ रही है। मेरी अकाउंटिंग इनकम जो है इट इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम। तो इस वजह से मेरे लिए एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो डेफर्ड टैक्स एसेट मेरे पास बनकर रह जाएगी, जो मेरी अगले पीरियड में ऑफसेट हो जाएगी। इसी तरीके से जब मेरी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होगी तो एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी जो आगे अकाउंटिंग पीरियड्स में सेटल हो जाएगी। फर्दर इनकम हेड्स की क्लासिफिकेशन, इनकम बहुत तरीके से कमाई जा सकती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, एक पर्सन जो कहीं पर एम्प्लॉय है उसको अपने एम्प्लॉयमेंट वाली सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। देन कम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक ऐसी इनकम जो कि रेंटल इनकम है, हाउस को रेंट कर कर आपको जो पैसा मिल रहा है दैट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? बिजनेस से आपको पैसा कमा रहे हो आप, तो जैसे अगर आप कोई प्रोफेशनल हो या अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, उससे जो आपको पैसा अर्न हो रहा है वो आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ जाएगा। अगर आपके पास कोई शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई एसेट थी आपके पास लंबे टाइम तक पड़ी हुई, आपने उसको आज सेल किया, या कोई एग्रीकल्चरल लैंड था इवन इफ आपने उसको भी सेल किया है, तो उसकी वजह से आपके कैपिटल गेन्स अराइज होते हैं। तो उससे जो इनकम अर्न होगी उसे क्या कहा जाएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहा जाएगा। देन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो इनकम्स आएंगी जो कि आपकी अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इनकम्स होंगी, which includes income from FD, income from lotteries, competition winning, etc. नेक्स्ट इज हाउ इज द इनकम कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इनकम यानी कि इनकम टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो पहले निकाली जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है, टोटल इनकम एज अर्नड बाय द असेसी। एक फाइनेंशियल ईयर में एक असेसी ने यानी एक टैक्स पेयर ने कितनी इनकम अर्न की है, दैट इज द ग्रॉस टोटल इनकम। जितनी भी इनकम अलग अलग हेड में, मान लीजिए कुछ इनकम उसकी सैलरी से है, उसने हाउस प्रॉपर्टी उसकी रेंट आउट पे दे रखी है, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट उसके पास आ रहा है, शेयर्स उसने सेल किया तो उससे उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो 2-3 हेड्स में वो इनकम अर्न कर रहा है। तो इन सभी इनकम्स को प्लस कर कर लिखा जाएगा एंड दैट विल बी हिज और हर ग्रॉस टोटल इनकम। अब अगर मैं ओल्ड रिजीम के हिसाब से बात करूं तो जब आप इनकम अर्न करेंगे तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें से कुछ डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। वो डिडक्शंस आपकी कहाँ पर मेंशन है, दोज डिडक्शंस आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U। सारे डिडक्शंस के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो कौन से बिजनेसेस या कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो कि एग्जाम्प्ट हैं फ्रॉम द इनकम टैक्स। सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। अगर एक पार्टनर का जो
शेयर है टोटल फर्म के शेयर में, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर का शेयर है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही पार्टनरशिप फर्म से टैक्स ऑलरेडी लिया जा चुका है। ट्रैवल कंसेशन या फिर कोई असिस्टेंस किसी इंडिविजुअल को ऐसी रिसीव हुई है उसके ऊपर भी उसको इनकम टैक्स नहीं देना। कोई ग्रेचुटी रिसीव हुई है, कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट पर पैसा रिसीव हुआ है, सुपर एन्युएशन फंड से कोई पेमेंट हुई है या कोई स्कॉलरशिप वगैरह अगर प्रोवाइड की गई है तो उसके ऊपर भी उसे इनकम टैक्स पे नहीं करना। इनकम की डिडक्शंस की बात कर लेते हैं तो सेक्शन 80C इज फॉर डिडक्शन अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, डेफर्ड एन्युटी है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है या फिर कोई आपने इक्विटी या डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आपको 80C की एग्जम्पशन जो है वो मिलेगी। टोटल 80C में जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी दैट वुड बी लिमिटेड टू ₹1,50,000। ठीक है, आपका कितना भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 1,50,000 की एग्जाम्पशन मिलेगी। 80D जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड आपकी एग्जाम्पशन है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया हुआ है तो आप जो उसका प्रीमियम देते हो उस प्रीमियम के लिए आप 80D में डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हो। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन ले रखा है तो हायर एजुकेशन के लोन की इंस्टॉलमेंट को आप जो है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है उस इंटरेस्ट के ऊपर आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80E में। 80G में आप अगर कोई डोनेशन करते हो किसी सर्टेन फंड्स में, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी आपको 80G में क्लेम करने को मिल जाएगा। 80QQ भी रॉयल्टी इनकम्स की बात कर रहा है। अगर ऑथर को कोई रॉयल्टी इनकम रिसीव हो रही है तो 80QQB में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। देन पेटेंट्स के ऊपर रॉयल्टी 80RRB। अगर कोई सेविंग अकाउंट्स के ऊपर डिपॉजिट्स सेविंग अकाउंट्स में आपके डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो 80TTA। और अगर आपके कोई डिपॉजिट्स सीनियर सिटीजन ने कहीं कोई मनी डिपॉजिट करवाई हुई है तो 80TTB में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो डिसेबल्ड पर्सन को 80U में डिडक्शन मिलेगी। डिसेबिलिटी में सीवियर डिसेबिलिटी और आपकी नॉर्मल डिसेबिलिटी दोनों डिसेबिलिटी पे अलग अलग तरीके की डिडक्शन, अलग अलग रेट पर डिडक्शन जो है वो आपको इनकम में मिलेगी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अभी तक हम बात कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स था। नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इनकम इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? एक ऐसा टैक्स है जो कि आप मतलब टैक्स किसी और पर्सन पर लेवी होता है बट चार्ज पेमेंट कोई और कर रहा है। जैसे इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो मैंने इनकम अर्न करी तो मैं अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करूंगी जैसे कि इनकम टैक्स। ठीक है ना? लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लो मैंने 100 रुपीज के कोई चिप्स खरीदे। 100 रुपीज के जो मैंने चिप्स खरीदे हैं उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी जो मैं ये 100 रुपीज पे कर रही हूँ मैं इसके साथ साथ टैक्सेस को भी पे कर कर चल रही हूँ। तो अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का जो है इट इज शिफ्टेड टू कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर है अल्टीमेट बर्डन उसको टैक्स का बियर अप करना पड़ रहा है। ठीक है, टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सेम पर्सन के ऊपर फॉल करते हैं जिस पर्सन के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंट पर्सन पर फॉल करते हैं। इम्पोज सेलर पर किए जाते हैं लेकिन कलेक्ट किससे किए जाते हैं? कलेक्ट किए जाते हैं कस्टमर्स से। बर्डन ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स जो आपका डायरेक्ट टैक्स में। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एज द इनकम इंक्रीजेस टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। बट इनडायरेक्ट टैक्स हर इंडिविजुअल के ऊपर इक्वली रहेगा। अगर 100 रुपीज के चिप्स जो हैं वो मिस्टर अंबानी खरीद रहे हैं तब भी 100 के ही हैं, जिसमें उन्हें एक मान लीजिए अगर 5 रुपीज टैक्स पे करना पड़ रहा है तो 5 रुपीज टैक्स पे करा है। और एक एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, एक सैलरीड पर्सन है जो 20-25 हज़ार रुपए महीने के कमा रहा है वो भी 100 रुपए के चिप्स खरीदेगा तो उसको भी 100 ही देने पड़ेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ज्यादा बर्डन है वो लो इनकम लेस इनकम अर्नर्स के ऊपर ज्यादा आ रहा है। क्लियर? टैक्स इवेड करना, इनडायरेक्ट टैक्स को इवेड करना पॉसिबल है थ्रू द हेल्प ऑफ सम डिडक्शंस, थ्रू द हेल्प ऑफ सम एग्जम्पशंस और यू कैन से थ्रू द लूप होल्स, है ना? लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को इवेड करना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस आपका है। डायरेक्ट टैक्स की वजह से इन्फ्लेशन कम होती है बट इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ जाएगा वेराज इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एक्साइज ड्यूटी इंक्लूडेड होगी। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा रिग्रेसिव है नेचर में। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा होगी डायरेक्ट टैक्सेस के केस में और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगाए जाते हैं कुछ यू नो
जो सोसाइटी में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ों की कंज़म्पशन सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, तो उनको डिस्करेज करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं। जो हार्मफुल कमोडिटीज़ हैं, उनकी कंज़म्पशन को कम करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स उनके ऊपर ज़्यादा लगाया जाता है, ताकि वो प्रोडक्ट्स महँगे हो जाएँ मार्केट में। अगर वो महँगे हो जाएँगे, तो उनकी कंज़म्पशन भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? इंडिया में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जहां पर सर्विस या गुड्स को कंज्यूम किया जाएगा वहां पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होकर चलेगा। उस जगह पर टैक्स जो है वो चार्ज करना पड़ेगा। तो जीएसटी सेल, ट्रांसफर, परचेज, बार्टर, लीज और इम्पोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। 4 टाइप्स के जीएसटी हैं: एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। स्टेट जीएसटी, अब मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हुई है, तो वहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। कोई ट्रांजैक्शन आपकी आउटसाइड द स्टेट यानी 2 स्टेट्स के बीच में हो रही है, तो वहां पर आईजीएसटी जो है वो लगकर चलेगा। ठीक है। जीएसटी जो है इट इज मोर ट्रांसपेरेंट रादर देन जो पहले वाले आपके टैक्सेस थे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन आसान है, क्योंकि कंट्रोल एस्टैब्लिश करना थोड़ा सा यहाँ पर इजी है। इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो गई आफ्टर कमिंग ऑफ द जीएसटी, और साथ ही साथ कंप्लायंस की कॉस्ट कम हो गई। कंप्लायंस की कॉस्ट इसलिए कम होगी क्योंकि पहले मल्टीपल टैक्सेस थे कंट्री के अंदर प्रिवेलेंट। तो अब क्या है, अब की सिचुएशन में आपको एक ही टैक्स को कंप्लाई करना है। अब आपको अलग अलग तरह के टैक्सेस को कंप्लाई नहीं करना है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस आपकी कम हो गई है। और फिजिकल इंटरफेरेंस जैसे कि डायरेक्ट टैक्स अब ज्यादातर ई फाइलिंग और ई मॉनिटरिंग ही होती है, उसी तरीके से फिजिकल इंटरफेरेंस जीएसटी वगैरह या इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिड्यूस कर दी गई है। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इनके ऊपर दूसरे टैक्सेस लगेंगे, बट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनके ऊपर एप्लीकेबल होकर नहीं चलेगा। देन जीएसटी की कैलकुलेशन की अगर बात करें, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो जीएसटी काउंसिल के हेड हैं, चेयरमैन हैं। इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। जीएसटी काउंसिल एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि रिकमेंडेशंस इशू करेगी कि गुड्स एंड सर्विसेज, किन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज एग्जम्प्ट हैं फ्रॉम द जीएसटी। ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल के बाद एक कंसेप्ट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कहता है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर कौन है? जीएसटी का टैक्स पेयर कौन कर रहा है? सेलर कर रहा है। तो जो टैक्स पेयर है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा फॉर द जीएसटी दे हैव पेड। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है उसे समझते हैं। देखिए, जब एक सेलर सेल करेगा तो वो सेल के ऊपर कुछ टैक्स अर्न करेगा, है ना। उस सेल के ऊपर वो सेल अमाउंट में कुछ टैक्स उसे रिसीव होगा, जिसको बोला जाएगा आउटपुट जीएसटी। ठीक है। सेल करने पर जो टैक्स उसे रिसीव होगा वो क्या होगा? आउटपुट जीएसटी के नाम से जाना जाएगा। ये तो हो गया उसको टैक्स रिसीव्ड। क्लियर। देन जीएसटी कुछ पे भी तो करेगा वो, जब वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, जब वो एक्सपेंसेस करेगा, मशीनरी खरीदेगा, तो तब वो भी तो टैक्स पे करेगा। तो ये उसके लिए क्या हो गया? एक तरीके से दिस इज द टैक्स पेड बाय हिम, पेड बाय द सेलर। मान लो शाम जो है वो हमारा यहाँ पर सेलर है, तो शाम ने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करे, तो उसको जीएसटी रिसीव हुआ, तो उसको उसने बोला आउटपुट जीएसटी। जब उसने प्रोडक्ट्स मार्केट में खरीदे थे तो उसने भी टैक्स पे करा था, तो वो उसके लिए क्या था? इनपुट जीएसटी था। क्लियर। अब जब शाम अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, तो वो अपने आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। अगर उसका आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से ज्यादा होगा, तो जो डिफरेंस होगा वो जीएसटी पे कर कर चलेगा। बट अगर उसका आउटपुट जीएसटी कम है और इनपुट जीएसटी ज्यादा है, मतलब उसने टैक्स दिया ज्यादा है लेकिन उसको टैक्स रिसीव कम हुआ है, तो तब उसके पास क्या बन जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके पास बन जाएगा। अब इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा? तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगले साल ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बैलेंस है ये आउटपुट में से एडजस्ट
कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो श्याम सेलर है वो तो सिर्फ डिफरेंस के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, जितनी वैल्यू उसने उस प्रोडक्ट में ऐड की है उतनी वैल्यू के ऊपर उसे टैक्स पे करना है। अदरवाइज तो उसे टैक्स का बेनिफिट, टैक्स जो पेड है उसका बेनिफिट उसे मिल जाएगा। बट बीइंग अ कंज्यूमर, क्या आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है? अगर आप जीएसटी भर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हुए, किसी सर्विस को अवेल करते हो, तो आपको क्या टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है? नो। तो अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर आता है? अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स कंज्यूमर की पॉकेट के ऊपर आता है। जीएसटी के केस में कौन कौन जीएसटी भरेगा? तो जो गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर हैं वो जीएसटी पे करेंगे। जो गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं उन्हें भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में जीएसटी पे करना पड़ता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जीएसटी भरेंगे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक अगर पेमेंट करते हैं किसी वेंडर को अबव द स्पेसिफाइड लिमिट, तो उनको टीडीएस टीसीएस वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जीएसटी की नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज की बात कर लेते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की कि श्याम एक सेलर है, श्याम ने आउटपुट जीएसटी रिसीव किया, इनपुट जीएसटी उन्होंने पे किया, तो जो डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, है ना। यानी एक सप्लायर है, श्याम ही है, तो श्याम ने गुड्स सेल करे, तो उसको जब गुड्स सेल करे तो उसको जो पेमेंट रिसीव हुई वो विद जीएसटी उसे पेमेंट रिसीव हुई। तो इसमें से अपना जीएसटी काट कर जो पेमेंट है, एक्सेस बैलेंस है, वो कहाँ दे दिया जाएगा? वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा, जीएसटी। क्लियर? बट दूसरा केस जहां पर सप्लायर एक ऐसी पोजीशन में है जो कि इंडिया की टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं आ रहा। ठीक है, अब जैसे इंपोर्ट करवाया आपने कोई सामान, हमने पढ़ा था इंपोर्ट के ऊपर जीएसटी लगता है, तो जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया के टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है। उस केस में जो बायर है वो क्या करेगा? वो पेमेंट तो करेगा बट पेमेंट विल बी मेड विदाउट जीएसटी। पेमेंट सप्लायर को कर दी जाएगी और जो जीएसटी का अमाउंट है वो किसे दे दिया जाएगा? वो दे दिया जाएगा गवर्नमेंट को। क्लियर? जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? इन तीनों इवेंट्स में से जो इवेंट सबसे पहले हो गया, पेमेंट मिल गई, इनवॉइस इशू किया या सप्लाई कंप्लीट होगी, तीनों में से जो सबसे पहले होगा उसी टाइम जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। जीएसटी रिटर्न कौन भरेगा? कोई भी पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो सभी पर्संस को जीएसटी रिटर्न भरनी है। नॉर्मल सप्लायर्स मंथली बेसिस पर भरेंगे, कंपोजिशन सप्लायर्स जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न जो है वो सबमिट करवाएंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, पर्सन्स जो टीडीएस टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं उनको मंथली रिटर्न्स फाइल करनी है। नॉन टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल अगर कोई पर्सन है तो जिस पीरियड में उसने कोई इनकम अर्न की है, जिस पीरियड में कोई एक्टिविटी अंडरटेक हुई है जिसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा, वो उसी पीरियड में टैक्स जो है वो पे कर देगा। अगर कोई डिले पेमेंट में डिले होता है तो 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। जीएसटी के एडवांटेजेस क्या है? जीएसटी को समझना, जीएसटी को कंप्लाई करना आसान है। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे तो उनको उनकी कंप्लायंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इकोनॉमी की ग्रोथ बेटर हो गई है, फास्ट हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जो टैक्स है वो कम हो गया है ना। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे तो एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स कैलकुलेट होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन कम हो गई है। देन एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव है, रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट का, रिटर्न का प्रोसेस जो है वो अब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इजीली आप जो भी कंप्लायंसेस हैं उन्हें कंप्लीट फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, टैक्स बेस्ड ब्रॉड हो गया है पहले से, अब ज़्यादा जो कमोडिटी, ज़्यादा चीज़ें हैं वो टैक्स के अंदर आ गई और टैक्स कंप्लायंस भी आसान हो गई है। बिजनेस करना आसान हो गया और साथ ही साथ टैक्स के ऊपर टैक्स यानी कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स जो है उसको एलिमिनेट किया गया है। नेक्स्ट इज बैंक्स को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं जीएसटी की वजह से। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा एक हैजल है। जैसे अभी हमने पढ़ा, पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक सेंट्रलाइज, सिंगल सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होती थी और बैंक्स का काम चल जाता था। लेकिन जीएसटी तो ठहरा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो हर जगह पर आपको जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा। हर स्टेट में आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी टू कंप्लाई विद द जीएसटी नॉर्म्स। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट एक लेवरेज भी है और डी लेवरेज भी है ना, क्योंकि जीएसटी के अंदर 50% ऑफ द सैनवेट क्रेडिट जो है वो आपको मिल जाता है फॉर द इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, जो कि बाद में रिवर्स होकर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ा देता है। तो एक तरह से फायदा भी है और एक तरह से आपके लिए नुकसान भी है।
बॉदरसम असेसमेंट है कि असेसमेंट मतलब कि ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना जहाँ पर टैक्स लग रहा है उनको असेस करना बहुत कम्बरसम सा प्रोसेस हो जाता है। तो उस वजह से जो आपके यहाँ पर मतलब हर जीएसटी अथॉरिटी के अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, किसी भी बात को लेकर, किसी इशू को लेकर अलग अलग ओपिनियन रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो बैंक्स को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या इशू आ रहा है, जो अकाउंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज से लिंक्ड है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो रिसिपिएंट की लोकेशन है ना। तो सप्लायर का रिकॉर्ड ढूंढना, आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, वो इंडिया के डिजिटाइज सिस्टम में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देन नॉन अकाउंट लिंक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे एटीएम की सर्विस है, एटीएम जगह जगह पर अवेलेबल है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमारा जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा वो फिर से सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन पर होगा। सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन यानी जहाँ पर वो एटीएम है। तो उसके लिए सेंट्रलाइज्ड ऑफिस के थ्रू जब बैंक्स ऑपरेट करते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल वहां पर आती है। एंड एक्शनेबल क्लेम्स, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यहाँ पर भी अगर कोई क्लेम्स किए जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कोई क्लेम किया जाता है, तो वहां पर भी प्लेस ऑफ सप्लाई आपका सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन रहेगी। तो जो कंपनी सेंट्रलाइज ऑफिस से अपने ऑपरेशंस रन करती है उनके लिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। और जीएसटी बैंकिंग ट्रांजेक्शन फीस के ऊपर भी जीएसटी लगता है, जैसे कार्ड्स, ट्रांसफर्स, एटीएम्स, लोन्स फीस के ऊपर 18% तक जीएसटी लगता है। तो उसकी वजह से इंडिविजुअल्स, वो पैसा कहाँ से लिया जाएगा, इंडिविजुअल से ही तो लिया जाएगा जिनके अकाउंट्स है बैंक में, है ना। तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। सो आज वाले कंसेप्ट्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, परमानेंट डिफरेंसेस नेवर रिवर्स। आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। परमानेंट डिफरेंसेस नेवर रिवर्स, दिस इज करेक्ट। टाइम डिफरेंसेस रिवर्स इन फ्यूचर, ये भी ठीक है। डेफर टैक्स जो है वो डिफरेंस इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल इनकम की वजह से होता है, ये भी ठीक है। सभी डिफरेंसेस परमानेंट है, नो दिस इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होंगे, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। Second is, an individual invests in the life insurance and contributes to the provident fund. He claims the deduction under which provision? लाइफ इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन मिलती है मुझे 80C में। 80D तो हेल्थ के लिए है और 80G डोनेशन के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूसेस टैक्स बर्डन। इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से टैक्स बर्डन कम हो जाता है। टैक्स पेड ऑन इनपुट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द आउटपुट लायबिलिटी। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। और आर रीजन जो है, इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। A supplier issues invoice before receiving payment and completes a supply later. तो जीएसटी की लायबिलिटी कब होगी, पेमेंट के टाइम पर, कंप्लीशन ऑफ सप्लाई पर, इशूइंग इनवॉइस के टाइम पर, या इन तीनों में से अर्लीस्ट पर। तो इन तीनों में से अर्लीस्ट पर हमारी जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो अराइज हो जाएगी। And last question for the day, question number 5. Mr. A earns salary and interest income. Tax is deducted by both employer and the bank. He also claims deduction for life insurance. Later he realized कि कुछ इनकम्स जो हैं वो उसके रिटर्न में मिस हो गई। तो क्या कर सकता है वो, टीसीएस और दोनों टीसीएस है रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती, दोनों टीडीएस है रिटर्न रिवाइज हो सकती है। एम्प्लॉयर जीएसटी डिडक्ट कर रहा है, बैंक टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, ओनली एम्प्लॉयर डिडक्ट्स टैक्स। तो मिस्टर ए अगर सैलरी और इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है, टैक्स जो है एम्प्लॉयर और बैंक दोनों ने डिडक्ट किया है, और उसने लाइफ इंश्योरेंस की डिडक्शन भी लिया है ना। तो जो एम्प्लॉयर दोनों ही टीडीएस है और इनकी रिटर्न जो है वो रिवाइज की जा सकती है अगर उन्होंने कोई चीज क्लेम करना मिस कर दिया है। ठीक है। सो आज वाले कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे आई होप। डाउट्स क्वेरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कि जो हमने कोर्सेज की बात की थी इस लेक्चर की स्टार्टिंग में। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर। आप जाएंगे edutab.in पर, और edutab.in पर जाने के बाद आप कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे। जेआईबी कोर्सेज पर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जेआईबी के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स एक कैप्सूल की तरह आपके पास एक कोर्स रहेगा जहां पर आप सारा अपना जो सिलेबस है उसको मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डेड वर्जन्स, रिकॉर्डेड वीडियोस की हेल्प से कवर अप कर पाएंगे अपने टाइम के हिसाब से। मॉर्निंग, इवनिंग, डे आवर्स, नाइट आवर्स, लेट नाइट आवर्स, आपको जब पढ़ना कंफर्टेबल लगे आपको सिर्फ लेक्चर प्ले करना है एंड स्टार्ट स्टडिंग, राइट। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बैंकर्स कैप्सूल कोर्स की हेल्प से पढ़ाई कर सकते हैं।
बैंकर्स कैप्सूल कोर्स जो है यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लासेस जो रिकॉर्डेड वर्जन्स हैं वो मिल जाएंगे, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अब बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आप चारों सब्जेक्ट्स के लिए भी ले सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको एक ही सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, किसी दो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आप ले सकते हैं। आईआईएफएस का बैंकर्स कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है, पीपीबी का बैंकर्स कैप्सूल कोर्स अवेलेबल है, एएफएम का अलग से अवेलेबल है, आरबीडब्ल्यूएम का अलग से अवेलेबल है। देन कम्स सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए जिनको लाइव बेसिस पर पढ़ाई करनी है, लाइव बेसिस पर पढ़ते पढ़ते डाउट्स को क्लियर करना है। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 24 लाइव क्लासेस में सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। ये जो लाइव क्लासेस है मॉर्निंग और इवनिंग में रहेंगी सो दैट आपकी जो रूटीन है, बैंकिंग रूटीन है, वो आपकी सफर ना करे। क्लियर? 2.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी, 6 क्लासेस में एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। सुपर क्रैश कोर्स जो है यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सुपर क्रैश कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी कॉल्स, डिस्कशन फोरम और बैंकर सुपर क्रैश कोर्स हर जगह आपको एक फोर्टनाइट मेंटर टॉक का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर हर सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आप अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर अपने मेंटर्स के साथ इंटरैक्ट कर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही कैसे प्रिपेयर करें, वो सब अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, जहां पर चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट सारे सिलेबस के आपको अवेलेबल होंगे। नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी आपको, यहाँ पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो है ही। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करते टाइम प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो पाए। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स, क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और आप हमें कॉल और ईमेल भी कर सकते हैं at hello@edutap.co.in। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।